मित्रों, आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूँ वह पुस्तक है डॉक्टर सीताराम शर्मा द्वारा लिखित घोरम देव। पुस्तक ये है जो उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह पुस्तक 1989 में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन हुआ था मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से। डॉक्टर सीताराम शर्मा खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे और वे भारतीय कला का इतिहास एवं संस्कृति विभाग से संबद्ध थे। यह किताब जो उनकी घोरम देव है, जो 1989 में जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह किताब दरअसल उनके शोध ग्रंथ जो था घोरम देव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला का संक्षिप्त रूप है। डॉक्टर सीताराम शर्मा ने 80 के दशक में घोरम देव के इतिहास का अध्ययन किया, उस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर उन्होंने पीएचडी थीसिस लिखी थी। उसका शीर्षक था घोरम देव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला। और वह उनका जो शोध था वो बहुत गुणवत्ता युक्त था, इसलिए उसको शासन की योजना के अंतर्गत उस समय पुस्तकाकार रूप में उसका प्रकाशन भी हुआ था। वो शोध ग्रंथ जो है उसमें बहुत डिटेल में है, इतिहास के बारे में, पुरातत्व के बारे में, कला के बारे में, मूर्तियों के बारे में, तमाम प्रकार की इस क्षेत्र की जो जानकारियाँ हैं उस पुस्तक में है। ये जो पुस्तक हम कह रहे हैं घोरम देव, वो उसका संक्षिप्त रूप है। वह 1988-89 में वो भी प्रकाशित हुआ था, ये भी 1989 में प्रकाशित हुआ है। ये पुस्तक आज इसकी उपलब्धता मार्केट में तो ये नहीं दिखाई पड़ती, और जो कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाने के कारण छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी अलग बन गया है, तो इस पुस्तक की प्रकाशन छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी से होना चाहिए, ताकि यह लोगों के बीच जो घोरम देव और व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास में रुचि रखते हैं उन तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक की पुनः प्रकाशन छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मित्रों, ये जो पुस्तक है घोरम देव, इसमें इनका यदि हम विभाजन देखें, अध्यायों का विभाजन देखें, तो एक पूर्व पीठिका है जिसमें उसका सामान्य परिचय है, इतिहास एवं पुरातत्व, नाम, स्थान, भौगोलिक परिवेश की जानकारी में। फिर अगले बार है मंदिर के संदर्भ में शमशानी मंदिर का, घोरम देव मंदिर के इतिहास क्या है, के निर्माता कौन है, नामकरण कौन का आधार क्या है, इसकी चर्चाएं हैं। के बाद मंदिर वास्तु के बारे में है, स्थापत्य, वास्तु, भूविन्यास, इन तमाम चीज़ों की। जो चौथा अध्याय है वो प्रतिमा एवं मूर्ति के बारे में है। तो कौन कौन सी इस क्षेत्र में मूर्तियां हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर एक एक मूर्तियों का क्या लक्षण है, उनकी क्या खासियत है, इन सब के बारे में। फिर ये जो पांचवा अध्याय है घोरम देव की कला, ये महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें घोरम देव की कला का मूल्यांकन किया गया है, यानी घोरम देव क्षेत्र का स्थापत्य और मूर्ति कला व्यापक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कैसी रही है, फिर इसकी अपनी अलग से क्या खासियत है, इसमें इस क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आखिर में संदर्भ ग्रंथों की सूची है और बहुत सारे रेखा चित्र भी हैं। रेखा चित्रों में उस समय कैसे आभूषण मूर्तियों में जो है जिक्र हुआ है उनके बारे में है। कुछ चित्र देखिए, जैसे इस तरह की
आभूषण का ये इस टाइप का चित्र है। आयुधों का भी है, आयुधों का, आभूषण का चित्र इसमें है। इससे हमको समझने में मदद मिलती है। ये सारी चित्र इन्होंने मूर्ति के आधार पर रेखांकित कराए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये डायग्राम है उनके। ये और देखिए ये सब, और ये नायिका की के अलावा उन्होंने भोरमदेव के मंदिरों से काफ़ी चित्र दिया है जो उस समय के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट में है। ये अब भोरमदेव के बारे में सीताराम शर्मा जी की जो अध्ययन है, हमारी समझ से तो हमारे देखने में जो आया है और जो ऐसा है भी, सबसे व्यापक ढंग से और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से डॉक्टर सीताराम शर्मा का ही अध्ययन है। भोरमदेव की इतिहास में का अध्ययन यदि उनके पहले देखे तो एक तो ब्रिटिश पीरियड में जेन्किंस ने का जो सर्वे हुआ था पूरे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ का मड़वा महल अभिलेख और योगी की मूर्ति अभिलेख, सहसपुर अभिलेखों का जिक्र आता है। लेकिन जेन्किंस कुछ केवल उनका उद्देश्य इंस्क्रिप्शन का एक सूची तैयार करना था, ऐसा था। उसके बाद चार्ल्स ग्रांट की जो गैजेटियर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में भी इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, उसमें भी भोरमदेव मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। लेकिन चार्ल्स ग्रांट ने यानी दूसरों के स्रोत से ये जानकारी मंगाए थे और उनमें कुछ एक बड़ी त्रुटि हो गई कि उन्होंने तो दक्षिणी दीवार अभिलेख है संवत 1608 का, जिन्होंने उनको जानकारी भेजी थी उन्होंने 160 पढ़ के भेजी थी उसको। तो इसके कारण से इस मंदिर को काफ़ी प्राचीन समझा जाता था, जबकि जेन्किंस ने उसको 1608 को 1609 कहा था। तो एक ही साल का अंतर था। तो चूँकि जेन्किंस ने 1609 कह दिया था, इसलिए उसमें चार्ल्स ग्रांट की रिपोर्ट में त्रुटि नहीं होनी चाहिए थी, टेली कर लिया जाना चाहिए था, और वो नहीं हुआ। उसके बाद और एक दो छिटपुट रिपोर्ट हैं उसमें, और ऐसा बताया जाता है कि कवर्धा के राज परिवार में ऐसे संबंधित जो पुरोहित रहे हैं उन्होंने भी अनुवाद भोरमदेव मड़वा महल अभिलेख का तर्जुमा करके कुछ अभिलेख वगैरह उसका पाठ प्रस्तुत, अनुवाद श्लोकों का पाठ तो मैंने कहीं नहीं देखा है, अनुवाद प्रस्तुत किया था, ऐसा जिक्र किया जाता है। और एक जो सीताराम शर्मा जी ने अपने किताब में भोरमदेव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला, जो उनकी शोध ग्रंथ है, उन्होंने एक ऐसे तर्जुमा को उल्लेख किया जो उन्हें BL बख्शी जी जो प्राध्यापक थे जो गर्ल्स हाई स्कूल कवर्धा में, आज उसका नाम दूसरा है, तो 80 के दशक में उन्होंने वो कहीं से जो तर्जुमा का स्क्रिप्ट प्राप्त किया था, अनुवाद, उसको उन्होंने प्रकाशित किया था। उसको सीताराम शर्मा जी ने उसने अपनी किताब में प्रकाशित करा है। लेकिन वो अनुवाद है और वो श्लोक वाइज स्क्रिप्ट कहीं नहीं है। तो जब तक हम श्लोक वाइज स्क्रिप्ट और उसका अनुवाद हमको प्रस्तुत ना हो जाए, तो ऐसे अध्ययनों का अपना महत्व तो है, लेकिन पूर्ण रूप से कितनी उसमें सच्चाई है, विचलन है, इसको हमारे पास जानने की सुविधा नहीं हो पाती है। तो सीताराम जी से पहले हम जिक्र कर रहे थे, तो ये ब्रिटिश काल में हुआ। फिर एक 1986 में गणेश चंद्र चंदौल जी की भी एक किताब आई थी, भोरमदेव प्रदर्शिका करके। उसमें भी भोरमदेव के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी है, स्थापत्य के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं है। सीताराम शर्मा जी ने ही वो देखा जाए तो इसका बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अब सीताराम शर्मा जी का भी अध्ययन यदि हम देखते हैं तो 1980 के दशक का है, 90 के बाद 90 तक का कह सकते हैं। इसलिए उनके समय तक जो स्रोत उपलब्ध थे, जो पुरातत्व साक्ष्य उपलब्ध थे, जो इंस्क्रिप्शन उपलब्ध थे, उन्हीं के आधार पर ये लिखा गया है। और 90 से यदि आज हम 30 साल गेप आज 2021 में देखें, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें
कोई बहुत ज़्यादा बदलाव या कुछ हमको बहुत ज़्यादा नया भोरम देव मंदिर के इतिहास के बारे में बात कहें, ऐसी जानकारी बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं। लेकिन 2008-9 में पचराही के उत्खनन होने से कुछ नई बातें तो अवश्य आई हैं कि पचराही में बहुत मंदिर के अवशेष तो थे, लेकिन उनकी स्थापत्य संरचना और कई फड़ीवंशी राजाओं और रतनपुर के राजाओं के सिक्के प्राप्त होने से हमको जो आधार था वो और पुष्ट हुआ कि फड़ी नागवंशी राजाओं के यदि सोने के सिक्के मिलते हैं तो जाहिर है उनकी संपन्नता का पता चलता है। तो उनके सीताराम जी के अध्ययन में अब कुछ और जोड़ा जा सकता है। आज की स्थिति में यदि हम देखें तो वो जो पचराही के उत्खनन से जो नई सामग्री प्राप्त हुई हैं, जो नए तथ्य कुछ आए हैं, उनको जोड़कर इसका उनके जो कार्यों को और आगे विस्तृत किया जा सकता है। इनकी किताब में पूरी इतिहास का तो जिक्र है, लेकिन चूंकि वो कला के इतिहास के प्राध्यापक थे, इसलिए कला पक्ष पर उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। एक एक मूर्तियों का विश्लेषण किया है, मूर्तियों के लक्षण के बारे में बताया है, और इसमें पूरे भारतीय संदर्भ में लेके, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लेके, भोरम देव के संदर्भ में इस मूर्ति का क्या महत्व है, मंदिर का स्थापत्य कैसा है, उसमें क्या क्षेत्रीय भिन्नता है, ये तमाम चीज़ें यदि आप इन किताब को पढ़ें, दोनों किताब कहता हूँ मैं, तो आपको ये जानकारी अच्छे से इसमें से प्राप्त हो सकती है। वो एक चीज़ हमको सीताराम जी की पुस्तक में यदि और कमी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद उनका उद्देश्य नहीं रहा है वो, कि मड़वा महल अभिलेख का पाठ उन्होंने भी नहीं दिया। मड़वा महल अभिलेख जो है आज जो वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में है, जिसमें हम 24 राजाओं की जानकारी है, और उसमें फड़ी नागवंशियों की उत्पत्ति से लेकर रामचंद्र देव और उनके पुत्रों तक की, अहिराज से लेकर रामचंद्र देव और उनके पुत्रों तक की जो पूरी जानकारी है, उस अभिलेख का श्लोक वाइज पाठ और उसका अनुवाद हमारे पास अभी तक अनुपलब्ध है, यानी किसी ने नहीं किया है कह सकते हैं। कनिंघम ने भी जबकि वो कई आलेखों को पढ़ते थे, पढ़ा है उन्होंने भी ये लिख दिया है कि जब इसमें 22 राजाओं की सूची मिलती है और ये नहीं पढ़ा जा चुका है। कनिंघम ने पढ़ने का क्यों प्रयास नहीं किया, इसका कारण हम नहीं जान सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1881-82 में कनिंघम, भोरम देव और पचराही आए थे। हाँ, कनिंघम के बाद जो राय बहादुर हीरालाल की इंस्क्रिप्शन एंड सीपी एंड बरार हैं, उनको देखें तो उनका उद्देश्य भी अभिलेख का पाठ प्रस्तुत करना नहीं था, लेकिन अभिलेख में आए सभी महत्वपूर्ण बातों को वो लिख देते थे। तो उनके मड़वा महल अभिलेख की जो सूची उन्होंने दी है, उसमें 22 राजाओं का नाम दिया है, कहाँ कहाँ पर वंश क्रम में बदलाव आया, यानी पिता से पुत्र ना होकर भाइयों आदि में, वो सब एक एक चीज़ लिखा है, और एक एक भौगोलिक नाम का जिक्र दिया है, जैसे कुंभीपुर, रजपुरा, चौरापुर, और जिस श्लोक को रचित था दक्षिण के ब्राह्मण विट्ठल ने, और रजपुरा गांव को देव भोग राग के लिए मंदिर, मड़वा महल मंदिर को दिया गया था, इसका भी जिक्र किया है। उस मंदिर के पुरोहित का भी नाम का जिक्र किया है। यानी जिस हिसाब से उन्होंने जिक्र किया है मड़वा महल अभिलेख के कंटेंट का, राय बहादुर हीरालाल, वो अभिलेख को बिना पढ़े संभव नहीं था। जाहिर है उन्होंने पूरा पढ़ा था उसको, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी योजना में श्लोक वाइज पाठ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता, स्वाभाविक है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं उस क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनको हमको लगता है उसका पाठ प्रस्तुत करना चाहिए। हम बात कर रहे थे सीताराम जी की पुस्तक भोरम देव का,
तो इस पुस्तक में जो मान्यताएं हैं भोरम देव के निर्माता के रूप में, जैसे गोपाल देव संवत 840 वाला अभिलेख है, उसी बेस को ही आज ज़्यादा माना जाता है। और सीताराम शर्मा जी ने भी उसी को माना है। हालांकि सीताराम जी ने अन्य संभावनाओं पर जो चर्चा होती है उन्होंने का भी जिक्र दिया है। कनिंघम जैसे लक्ष्मण देव राय को मानते हैं, वो भी इन्होंने संभाव दिया है। और कोई भोरम देव के नामकरण के ऊपर भी इन्होंने चर्चा की है कि हो सकता है भोरम नामक कोई राजा रहा हो, शिव का क्षेत्रीय नाम भोरम हो। ये सारी बातें इन्होंने दी है। और इन्होंने एक शंका का निराकरण भी किया है कि जो कनिंघम इस मंदिर को विष्णु मंदिर मानते थे अपने विवेचन से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कनिंघम को लगा था कि 15वीं-16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जब गौड़ राजाओं का प्रभाव पड़ा, यानी गढ़मंडला के प्रभाव से, तो कनिंघम कहते हैं कि वो विष्णु मन की मूर्ति जो बाहर उनके समय थी मंदिर के बाहर पेड़ वगैरह के बाजू में, आज वो संग्रहालय में, उसमें विष्णु की भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कनिंघम ने कि पहले विष्णु मूर्ति रहा होगा, उसको हटा के बाहर कर दिया गया और जलहरी और शिवलिंग को ऐसा रख दिया होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सीताराम शर्मा जी ने ये बात आपत्ति उठाई कि भाई मंदिर का जो स्थापत्य है, गर्भगृह शानदार है, और सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर की ओर जो प्रणाली है, शिव मंदिरों में ही सामान्यता रहता है कि पानी निकासी के लिए प्रणाली, फिर द्वार चौखटों में जो शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं, ये सारे जिक्र के आधार पर उन्होंने कहा कि यह शिव मंदिर ही है। तो एक शंका का इस किताब में उन्होंने निराकरण किया। और जो भी अभिलेख उनके समय तक ज्ञात थे उनका जिक्र किया है सीताराम शर्मा जी ने। हाँ, उन्होंने दक्षिण दीवार का जो अभिलेख है संवत 1608 का, उसको सीताराम शर्मा जी ने उतना महत्व नहीं दिया। सामान्यतः उनका मानना था, जैसे मुझे पढ़ने से लगा कि चूंकि ये बाद का लेख है, यानी 1551 का, तो उसके हिसाब से कोई महत्वपूर्ण आकलन में योगदान नहीं होगा, ऐसा उनका मानना। लेकिन हमें लगता है कि भाई 1551 में यदि यह अभिलेख अंकित किया गया है, तो मोलम देव मंदिर चूँकि 11वीं शताब्दी का या 12वीं कह सकते हैं के आसपास का है, तो 400-500 साल बाद ही थी, तो उसकी स्मृतियों में कुछ बातें महत्वपूर्ण हो सकती, क्योंकि उसमें एक जो पंक्ति आती है उसमें इस पर टका है कि भुवनपाल देव तस्य शिवालय, महाराजाधिराज भुवनपाल देव तस्य शिवालय, यानी महाराज भुवनपाल देव के शिवालय को रतनपुर के बाबू राय मांडोपति द्वारा उसके कलश को तोड़ लिया गया, विजय प्रतीक के रूप में ले जाया गया था। यानी उसमें भुवनपाल देव का शिवालय, एक तो देखिए शिवालय कह दिया है तो शिव मंदिर का भी पता चल जाता है, दूसरी बात भुवनपाल देव का शिवालय क्यों कहा गया है, इस पे हमें लगता है कि विचार किया जाना चाहिए। और जो कि भुवनपाल देव भी कोई बहुत बाद के नहीं हैं, गोपाल देव छठे शासक हैं, 1088 में थे, और भुवनपाल देव 8वें शासक हैं। तो कई बार वंशक्रम जल्दी बदल जाता है, तो वो भी 12वीं शताब्दी में हो सकते हैं। तो एक हिसाब से इस चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। नए शोध के आईने में अन्य बातें भी समय के साथ साथ नए अभिलेख कभी प्राप्त हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने कहा कि भोरम देव की कला है, इन्होंने बहुत डिटेल में एक एक मूर्तियों का, स्थापत्य का पूरा विवेचन किया है। और इसमें इसकी जो क्षेत्रीय विशेषताएं कुछ हो सकती हैं, अभी उन्होंने जिक्र किया है कि भाई कलाकार, चलिए हम मानते हैं कि बड़े वास्तुकार बाहर से हो, तो भी कुछ कलाकार स्थानीय होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ जो कलाकार थे अनिवार्यता बाहर के ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
फिर भी बिना स्थानीय सहयोग के कोई बड़ा स्ट्रक्चर तो संभव नहीं रहता। तो यहाँ के जो कलाकार थे उनकी भी क्षेत्रीय प्रभाव अवश्य मूर्तियों की भाव भंगिमा में दिमाग शैली में थोड़ा बहुत तो पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से यदि आप इस किताब को पढ़ें तो ये आपको अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी को समृद्ध करेगा। इसलिए इस किताब को हम सभी इतिहास के पाठकों और खासकर छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में रुचि रखते हैं और गौतम में इतिहास में जो रुचि रखते हैं उनको अनिवार्यतः पढ़ना चाहिए। तो ये सीताराम शर्मा जी की पुस्तक के बारे में हमने थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखा है और अधिक जानकारी के लिए इस किताब को अवश्य पढ़ें। पढ़ के ही जाने कि इनमें क्या है, क्या कमियां हैं, क्या खासियत है, तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो इस किताब के बारे में मैं समझता हूँ इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद।